नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस क्लासेस पर। जैसे कि हम पहले से मैंने जो एनसीईआरटी की जो सीरीज आ रही है उसको आगे बढ़ा रहे हैं और कंटिन्यूअसली उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम लेके आए हैं हमारी पॉलिटी का। कौन सी का? हमारी पॉलिटी का जो नेक्स्ट चैप्टर है पॉलिटी। और उसमें भी नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 4 सिक्स क्लास की एनसीईआरटी अभी हम के साथ हम डील कर रहे हैं। सिक्स क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटी चैप्टर नंबर 4। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ना मैं आज की जो हमारी बुक है उसकी जो स्टोरी है वो मतलब उस चैप्टर को एक स्टोरी से शुरू करूंगा। ठीक है, आज की जो कहानी होगी जिस बारे में हम डिस्कस करेंगे वो एक स्टोरी से शुरू होगा। तो सबसे पहले एक स्टोरी की बात करते हैं। क्या होता है कि एक माया नायडू, क्या नाम है? नाम ध्यान दीजिएगा। माया नायडू। माया नायडू नाम से, ठीक है, माया नायडू नाम से एक फीमेल होती है। एक फीमेल है जिसकी उम्र 11 साल की। और वो साउथ अफ्रीका के एक शहर जोहान्सबर्ग, जोहान्स जोहान्सबर्ग में रहती है। और वो एक दिन साफ सफाई का काम करती है, और साफ सफाई का काम करते समय वो अपनी माँ के साथ साफ सफाई का काम कर रही है, और उसको वो उस समय एक बॉक्स मिलता है जिसमें ना उसको एक फोटो फोटो मिलती है। वो जो फोटो वाला चेहरा होता है वो उसे पहचानती नहीं है, इसीलिए वो अपनी माँ से पूछती है कि माँ, ये जो फोटो में जो व्यक्ति है वो है कौन? तो उसकी माँ उसे कहती है कि ये जो फोटो में जो व्यक्ति है ये हेक्टर पीटरसन है। कौन है ये हेक्टर पीटरसन है। इनके नाम से आपको क्लियर हो गया होगा, माया नायडू। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो इंडिया का मूल निवासी है, लेकिन इन कभी वो वहां जाके बस चुका है। तो अब बात चल रही है हेक्टर पीटरसन तक। ठीक है, हेक्टर पीटरसन तक हम पहुंच गए कि माया नायडू जोहान्सबर्ग में रहती है और 11 साल की है। अपनी माँ के साथ साफ सफाई का काम कर रही है, और उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक फोटो मिलती है जिसको वो पहचानती नहीं है, तो अपनी माँ से पूछती है और माँ बताती है उसका नाम हेक्टर पीटरसन। ठीक है, चलिए यहां तक हुआ। अब उसकी माँ हेक्टर पीटरसन की फोटो देख के उसको काफी थोड़ा एग्रेशन में आ जाती है, और वो बोलती कि ये कौन है, ये क्या हुआ? तो उसकी माँ उसे बताती है कि हेक्टर पीटरसन को जब वो 15 साल का था तो उसको गोली लगती है, उसको गोली मार दी जाती है क्योंकि वो काले रंग का था। ये सुन के माया बहुत शॉक हो जाती है। माया बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि ऐसा कैसे? काला रंग का होना कोई जुर्म थोड़ी ना है। तो बात चलती है कि 15 साल का बच्चा, उसे गोली मार दी जाती है क्योंकि उसका रंग काला है। ये कहीं ना कहीं जो स्टोरी है हमें लेके जा रही है अपार्थाइड। अपार्थाइड यानी रंग भेद, रंग भेद की नीति वाले, रंग भेद नीति पर। ठीक है, या इस तरफ से जो मात्रा है जो अक्सर जो भी। तो हम बात कर रहे हैं रंग भेद की। ठीक है, रंग भेद। तो वहां जाने के बाद नेक्स्ट, अगर बात करें रंग भेद की नीति, तो उसको उसकी माँ एक ऐसे टाइम पीरियड में लेके जाती है जब एक टाइम पीरियड आता है 1974 का, क्योंकि साउथ अफ्रीका तब तक आजाद नहीं हुआ था। तो उसकी माँ उसे एक टाइम पीरियड में लेके जाती है 1974 में साउथ अफ्रीका में। और वो एक स्टोरी बताती है कि आज से पहले क्या होता था पहले के टाइम में। जितने भी जो काले लोग हैं, ठीक है, काले लोग हैं, गोरे लोग हैं, और जो अश्वेत है, मतलब कहने अश्वेत यानी गोरे हो गए, और एक जो मिक्स कलर के ब्राउन स्किन के हैं जो इंडियंस के टाइप के, यानी इंडियंस, अफ्रीकन्स और यूरोपियंस। किस किस की बात कर रहे हैं हम? इंडियंस, अफ्रीकन्स और यूरोपियंस। वो तीनों एक जगह रहते हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग उन्होंने पार्टीशन किए हुए। जो
अश्वेत लोगों के जो एरिया है, अश्वेत जो लोग हैं वो श्वेत लोगों के एरिया में नहीं जा सकते, यानी गोरों के एरिया में नहीं जा सकते। तो यहाँ पे अपार्थाइड की पॉलिसी तो क्लियर हो जाती है कि हमें पता चल गया यहाँ रंग भेद की नीति कहीं ना कहीं फॉलो की जा रही है, जो कि बहुत गलत चीज है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और देखने को मिलती है कि फैसिलिटीज जो काले लोग हैं या जो ब्राउन स्किन वाले लोग हैं उनको फैसिलिटीज भी वो नहीं प्रोवाइड की जा रही हैं जो गोरे लोगों को मिल रही है। तो फैसिलिटीज में भी फर्क आ रहा है। पहला, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, और ऊपर से फैसिलिटीज ढंग से नहीं दी जा रही। वोट डालने का अधिकार उनको नहीं दिया जा रहा। ऐसी स्टोरीज बताते बताते फिर वो बताती हैं कि कंक्लूजन में जो ये हेक्टर क्या था, हेक्टर पीटरसन, ये जो व्यक्ति था, ये ये 15 साल का बच्चा जिसे गोली मार दी गई थी, ये 1974 में एक सिटी है सोवेतो, साउथ अफ्रीका के साउथ वेस्टर्न हिस्से में, यानी दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में, साउथ वेस्टर्न हिस्से में सोवेतो नाम की कंट्री थी। वहां ये बच्चा रहता था। इसे अंग्रेजों ने सिर्फ इस वजह से गोली मार दी थी क्योंकि ये एक लैंग्वेज अफ्रीकांस, ये एक लैंग्वेज अफ्रीकांस जो कि गोरे लोगों की लैंग्वेज थी, वो नहीं पढ़ना चाहता था स्कूल में। इस वजह से ये अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्रोटेस्ट कर रहा था, और उसकी मांग थी कि वो वहाँ की जो जुलू लैंग्वेज है, वहाँ की जो लोकल जुलू लैंग्वेज है, उसे स्कूल में पढ़ना चाहता। लेकिन यूरोपियंस जो थे उन्होंने अफ्रीकांस पढ़ की भाषा पे ज्यादा जोर दिया, और इसी बीच में, प्रोटेस्ट के बीच में, अंग्रेजों ने, या कहो कि यूरोपियंस ने ओपन फायरिंग की जो वहां के अश्वेत लोग थे उनके ऊपर, जिसके अंदर जो हेक्टर पीटरसन है उसकी डेथ हो जाती। और ये सारा इंसिडेंट उसकी जो मदर है वो बताती है उसको कि ये इंसिडेंट कब हुआ था, 16 जून 1974 को। ठीक है, कब हुआ था? 16 जून 1974 को ये इंसिडेंट हुआ था। तो इस इंसिडेंट के साथ जब हम आगे बढ़े तो हमें देखने को मिला कि उसके बाद कुछ थोड़ी सी ना क्रांतिकारी भावनाएं पैदा हुई अश्वेत लोगों में। उनमें से एक जो बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर रहे हैं, नेल्सन मंडेला जी, ये जो रंग भेद की नीति है, अपार्थाइड पॉलिसी है, इसके खिलाफ बहुत लड़े, और आखिर में इन्होंने विजय प्राप्त की। और फाइनली 1994 में, 1994 में साउथ अफ्रीका को एक डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक देश बनाया। ठीक है, और वहां पे लोकतांत्रिक सरकार बनाई। अब बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या है कि 1994 में साउथ अफ्रीका आजाद हुआ, और वहां पे कैसी गवर्नमेंट बनी? डेमोक्रेटिक, यानी लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक सरकार। हमारा चैप्टर भी आज इसी पे, कि हम कैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, कैसे जो डेमोक्रेटिक सरकार है उसके साथ डील करते हैं, क्या उसके की एलिमेंट्स है। हम्म, चलिए। तो पहली बात अगर करें, पहला वो पोर्शन जहां पे कहते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट जिसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होना चाहिए जब ये बात की जाती है, तो वो होता है पार्टिसिपेशन, यानी लोगों की हिस्सेदारी। अगर हम बात करें पार्टिसिपेशन, लोगों की हिस्सेदारी, एक यहाँ पे एक और चीज आती है। डेमोक्रेसी में भी दो तरह की, डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है वो दो तरीके से बनती है, दो तरीके से काम करती है। एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, और एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है।
इनके अंदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, दो तीन चीजें दो होती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेटिक जो डेमोक्रेसी है, इसके अंदर प्रत्यक्ष की बात की जाती है, प्रत्यक्ष। ठीक है। और ये है अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष तौर पे। पार्टिसिपेशन देखो दो तरीके से है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी से। प्रत्यक्ष में क्या होता है कि प्रत्यक्ष वाले जो सरकार होगी, जहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो की जाती है, वहां पे लोगों की सुन के कानूनी फैसले लिए जाते हैं। अगर मान लो कोई कानून बनाना है, कोई लॉ बनाना है, तो वहां लोगों से पूछ के फैसले लिए जाते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं किया जाता। यहाँ लोगों के द्वारा चुने हुए व्यक्ति, लोगों के द्वारा, दोबारा सुनिएगा, लोगों के द्वारा चुने हुए व्यक्ति वो लॉज बनाते हैं लोगों के लिए, कानून बनाएंगे लोगों के लिए। ठीक है। यानी यहाँ पे कुल मिला के आपकी जो लोग हैं, उन लोगों की हिस्सेदारी है, वो गवर्नमेंट के डिसीजंस में कहीं ना कहीं अपना मार्जिनल सा, या कह लो कि छोटा सा पोर्शन रखते हैं, कि हाँ हम भी कहीं ना कहीं सरकार के हिस्सेदार हैं। ठीक है। चाहे हमने हमारा रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजा हो, या चाहे हम किसी भी सेंस में सोचते हो, लेकिन हमने हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो दिया है। इसी को कहते हैं पार्टिसिपेशन, यानी हिस्सेदारी। तो पहला पिलर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन हो। तो हमने पार्टिसिपेशन समझा कि कैसे होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो थ्रू वोटिंग इन इलेक्शंस, अब वोटिंग इन इलेक्शंस के थ्रू आप पार्टिसिपेशन कर सकते हो, आप अपना लीडर चुन सकते हो। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का टाइप है, जैसा इंडिया में फॉलो भी किया जाता है। ठीक है। तो कहीं कई जगह, मतलब अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या माना जाता है, हम क्या करते हैं कि अपना इलेक्शन, जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वाले जितने भी हैं लोग हैं, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन के आगे भेज देते हैं, उन्हें एमपी या एमएलए बना देते हैं। अब वो लोग, मतलब इससे क्या रिप्रेजेंट होता है कि हमारी जो सोच है उसको वो रिप्रेजेंट करेंगे आगे, हमारी वॉइस को वो उठाएंगे, लोगों के हित में वो बातें करेंगे जिन्हें हमने चुना है। ठीक है। तो यहां तक होता है। उसके बाद गवर्नमेंट्स के अंदर देखो, रेगुलर इलेक्शंस देखने को आपको मिलते हैं। गवर्नमेंट को हम इलेक्ट करते हैं, कैसे करते हैं, रेगुलर इलेक्शंस देखने को मिलते हैं। हर 5 साल में इंडिया में सरकार बदल जाती है। ठीक है। लोकसभा, या कह लो कि जो लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर, जो राज्य की विधायिका, उनका भी जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का ही होता है। ठीक है। राज्यसभा का थोड़ा ज्यादा अच्छे होता है, 6 साल का, मतलब राज्यसभा तो परमानेंट है, उसके मेंबर्स का कार्यकाल 6 साल का होता है। लेकिन आप देखोगे कि जनरली जो भी लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, कौन, लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो 5 साल में, या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे विधानसभा बोलते हैं, उसके अंदर भी 5 साल के बाद फिर से इलेक्शंस होते हैं। और बीच में अगर सरकार गिर जाए तो फिर से इलेक्शंस हो जाते हैं। यानी कुल मिला के हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को हम चुनते हैं हर 5 साल में। ठीक है। और अगर किसी व्यक्ति को बना रहना है सरकार में, तो वो दोबारा चुन के भी आ सकता है। यही डेमोक्रेसी की पावर है, कि आप कंटिन्यूसली, एक डेमोक्रेसी एक चीज को ना, और ये बाय इलेक्शन तरीका, ये एक लिमिट लगा देती है गवर्नमेंट की रेगुलरिटी, रेगुलर पावर्स पे। अगर रेगुलर इलेक्शंस होंगे तो एक कहने का मतलब कि एक स्टैंडर्ड फिक्स हो जाएगा कि हाँ एक लिमिट है, आपके पास एक्सट्रीम पावर नहीं है। हम लोग अगर आपको चुनते हैं तो आप अपना काम कीजिए, उसके बाद आप अच्छा काम कर रहे हैं तो दोबारा चुन के फिर से आ जाएंगे। ये तरीका है। ठीक है। एक्सट्रीम पावर किसी के हाथ में ना जाए, ये वो बेस्ट तरीका है। अदर वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग, अगर मान लो अदर वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग की बात करें, तो अदर वे से कैसे पार्टिसिपेशन हो सकता है। देखिए, लोगों के हित में काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है। कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट फैसला लेती है, लेकिन कई बार जो फैसला लेती है वो जो जनता है उसको पसंद नहीं आते। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में कुछ प्रोटेस्ट वगैरह हो सकते हैं। लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करके, न्यूज चैनल्स पे डिबेट्स चलती हैं, लोग जो मतलब कह लो कि क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को। और मतलब कहने का मतलब क्या है कि लोगों का एक तरीका बन जाता है
कि क्रिटिसाइज करके भी आप गवर्नमेंट का में हिस्सेदारी अपना सकते हो, डिसीजंस में, डिसीजंस को गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 2005 में क्या हुआ था कि एक जो मतलब गवर्नमेंट ने बिजली के बिल बढ़ा दिए, बिजली के बिल पे खर्चा बढ़ा दिया, जो लोगों को पसंद नहीं आया, और जगह जगह रैली शुरू हो गई, कैंपेन शुरू हो गए। और 2005 में मतलब गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड लेने की कोशिश भी की कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट का डिसीजन ऐसे वापस नहीं होता, हम सही हक में फैसला ले रहे हैं। लेकिन लोग नहीं माने, और गवर्नमेंट ने वो फैसला उल्टा वापस लिया। और 2005 में ही क्यों, अगर हाल ही की घटना में देखें, जो दो थ्री फार्म्स बिल थे, किसानों के लिए थ्री फार्म्स बिल जो आए थे, 1 साल के प्रोटेस्ट के बाद, 1 ईयर ऑफ प्रोटेस्ट के बाद, वो बिल, तीनों बिल गवर्नमेंट ने वापस ली। यानी कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट के साथ कोई ऐसा इशू होता है कि गवर्नमेंट कोई गलत डिसीजन लेती है, तो लोग प्रोटेस्ट करके भी अपना पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी में शो करते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा दूसरा मतलब पहला पॉइंट कंप्लीट, पूरी तरह पार्टिसिपेशन के बारे में। लोग रैलीज करते हैं, कैंपेन्स करते हैं, और ये सारा तरीका है कि कैसे गवर्नमेंट के डिसीजंस को चेंज किया जा सकता है। हाँ जी। तो बेसिकली क्या क्या तरीके हो सकते हैं पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन के जो तरीके हो सकते हैं, ये धरना दिया जा सकता है, रैली में, रैली हो सकती है, स्ट्राइक की जा सकती है, ठीक है, और सिग्नेचर कोई कैंपेन्स किए जा सकते हैं। इसके अलावा क्या, हम न्यूज़पेपर्स पे और जितने भी अनजस्ट और अनफेयर चीजें हैं उनको आगे ला सकते हैं, न्यूज़पेपर में डाल सकते हैं, मैगजीन्स में दिखा सकते हैं, टीवीज में देख सकते हैं, और भी बहुत से गवर्नमेंट इश्यूज होते, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ठीक है, गवर्नमेंट की, वो सारी चीजें हम दिखा सकते हैं। चलिए, इसके अलावा सोशल मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सोशल मूवमेंट्स जैसे कुछ ऐसे लोग जो समाज में दबे कुचले रह जाते हैं, या वो लोग मिलके एक सोशल गैदरिंग करते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, कोई कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी बना लेती है, जैसे दलित है, आदिवासी है, वुमेन्स है, ये कोई ग्रुप बना लेते हैं, इनको सोशल मूवमेंट्स में काउंट किया जाता है। ठीक है, इस तरह से भी चीजें हो सकती है। अब इन सब के साथ अगर हम बात करें तो इन जो इश्यूज तो हो जाता है, देखो, कहाँ, अगर एक घर में दो बर्तन होंगे तो वो भी आपस में खटक के आवाज से जरूर करेंगे, लेकिन इन जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इनको रिजॉल्व करना जरूरी है ना, इनको रिजॉल्व करना जरूरी है। तो इनको रिजॉल्व कैसे किया जाए, यही समझना है हमें हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। इट्स नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि हमें जो सीखना है वो यही है कि हम पार्टिसिपेशन कैसे करेंगे। पार्टिसिपेशन का तरीका हमारा हो गया, अब ये जो चीजें उनको, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उनको रिजॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं वो कई तरीके के हो सकते हैं, कल जो अलग अलग तरीके के अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कल्चरल हो सकते हैं, रिलीजियस हो सकते हैं, रीजन वाइज हो सकते हैं, इकोनॉमिक बैकग्राउंड की वजह से होते हैं। ठीक है, या फिर कह लो कि कॉन्फ्लिक्ट्स होते कहाँ हैं। बेसिकली बात कर रहे हैं हम कि कॉन्फ्लिक्ट्स होते कहाँ हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स आपको वहां देखने को मिलेंगे जहां पे सेम आइडियोलॉजी के लोग नहीं होंगे, सेम आइडियोलॉजी के लोग नहीं होंगे, अलग अलग आइडियोलॉजी के जो लोग होंगे, वहीं पे आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, और जहां पे ये लोग जो से थोड़ी माइनॉरिटीज में लोग होंगे, वो अपने आप को डिस्क्रिमिनेटेड महसूस करेंगे, उनको लगेगा कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। ठीक है, जो गवर्नमेंट है, ये रिस्पॉन्सिबल है कि ऐसे कोई इश्यूज अगर आते हैं तो उनको रिजॉल्व करे, उनको खत्म करे। ठीक है, इश्यूज को। और इस तरह के इश्यूज कब हो जाते हैं, जैसे मान लो कोई रिलीजियस प्रोसेशन निकलता है, प्रोसेशन यानी जुलूस। ठीक है, कोई धार्मिक जुलूस जब निकाला जाता है, कोई धार्मिक जुलूस निकाला जाता है, या जुलूस बोलते हैं हिंदी में शायद उसको, जुलूस या जुलूस जो भी है, जब इस तरह की कोई चीज की जाती है, धार्मिक जब जुलूस निकाले जाएगा, तो सड़कों को लेके इश्यूज हो जाते हैं।
कि इस धर्म के लोग इस रोड पे नहीं आने चाहिए क्योंकि ये पंडितों का रोड है, इस धर्म का ये यहाँ से नहीं आने चाहिए क्योंकि ये जो राजपूत है, राजपूताना रोड है इस रोड का नाम। इस तरह के कई मुद्दे मतलब उठा के ना इन कॉन्फ्लिक्ट्स को लाया जाता है। और इन ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करने में जो हमारी पुलिस है उसका एम मतलब अहम रोल रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। क्योंकि ये दोनों तरफ के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको बुलाते हैं, उनको बैठाते हैं आमने सामने और चीजों को रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पुलिस हमेशा यहाँ बेस्ट रोल निभाती है। कई बार इश्यूज ऐसा नहीं कि धर्म धर्म के आधार पे हो, कई बार चीजों को लेके भी इशू हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे रिवर्स को लेके भी कई स्टेट्स के अंदर इश्यूज है। एक इशू मैं आपको बता दूं, जैसे कावेरी नदी का वाटर डिस्प्यूट है। ठीक है, कावेरी नदी का जो वाटर डिस्प्यूट है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में एक जो कर्नाटक के हिस्से में एक डैम आता है, कृष्णा राजा सागर डैम। ये जो डैम है ये कर्नाटक में है। इरिगेशन की फैसिलिटीज, कई शहरों को पानी की सप्लाई, और इवन बैंगलोर का बैंगलोर में भी वाटर की कमी पूरा। तो उसके बाद आगे की अगर हम बात करें तो जो कर्नाटक में बैंगलोर तक सिटी तक ये सारे जो पानी पहुंचाना, ये कृष्णा राजा सागर डैम से होता है कर्नाटक से। ठीक है, वहीं पे जो एक डैम है मेतूर डैम, वो है तमिलनाडु में। मेतूर डैम तमिलनाडु में। अब यहाँ पे क्या इशू होता है, ये समझाता हूं आपको कि यहाँ पे क्या इशू होता है। यहाँ पे इशू सिर्फ इतना सा है कि देखो, अब जो मेतूर डैम है तमिलनाडु में, ये जो डैम है यहाँ पे भी पानी चाहिए ताकि क्रॉप्स उगाई जा सके। डेल्टा जो रीजन है स्टेट का तमिलनाडु का, वहां पे क्रॉप वगैरह उगाई जा सके, वहां पे भी पानी चाहिए। लेकिन जब तक कृष्णा सागर डैम से पानी छोड़ा नहीं जाएगा तो मैतूर डैम में पानी आके इकट्ठा कैसे होगा। ठीक है, अब यही विवाद बन गया तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। अब जो तमिलनाडु है वो कहते हैं कि ये जानबूझ के कृष्णा सागर डैम का पानी छोड़ते नहीं, और ये पानी छोड़ेंगे नहीं तो हमारी जो इरिगेशन फैसिलिटीज हैं उनको पूरा पानी में नहीं मिल पाएगा। तो कहने का मतलब कि ये इशू यहां तक शुरू हुआ। ठीक है, यहां से ये शुरू हुआ। अब यहाँ पे इस तरह के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट्स तो आपस में ही लड़ रही है ना, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ता है। जो केंद्रीय सरकार है उसको बीच में आना पड़ता है और उसको इश्यूज सॉल्व करने पड़ते हैं ताकि दोनों स्टेट्स के बीच में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। नेक्स्ट इज इक्वालिटी एंड जस्टिस। बात करते हैं इक्वालिटी और जस्टिस। इसे हिंदी में दो वर्ड्स से बोला जाता है, एक तो समता और एक समानता। दोनों से हम समझ जाएंगे, दोनों से मतलब मीनिंग सेम है। ठीक है, और इक्वालिटी और इनजस्टिस, सॉरी इक्वालिटी और जस्टिस, मैं कहना क्या चाहता था आपके लिए कि इक्वालिटी और जस्टिस इनसेपरेबल होते हैं। इनजस्टिस निकल गया मुंह से, सॉरी फॉर दैट। जस्टिस वर्ड यूज करना चाहता था मैं। इक्वालिटी और जस्टिस इनसेपरेबल हैं, एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। अगर आप इक्वालिटी को बढ़ावा देते हैं तो जस्टिस ऑटोमेटिकली मिल जाता है। कैसे मिलता है वो समझता हूँ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमें दो तरीके की इक्वालिटी देने के लिए बोला गया है। हमारा जो प्रियम्बल है, भारत की जो प्रियम्बल में जो प्रस्तावना में लिखा गया है, हमें इक्वालिटी देने की बात की गई है कि लोगों को इक्वल रखना है। और ये इक्वालिटी किस हिसाब से, लोगों का स्टेटस, और दूसरा अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी इसके लिए किया गया है कि लोगों को इक्वल स्टेटस देना है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो आर्टिकल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हमें इक्वालिटी के बारे में सिखाते हैं। ठीक है, और साथ साथ में हमें देना पड़ता है जस्टिस। अब जस्टिस किस हिसाब से,
जस्टिस भी हमें तीन तरीके का प्रोवाइड करना है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट को जस्टिस भी तीन तरीके का प्रोवाइड करना है। कैसा? पहला जस्टिस, जो पहला जस्टिस होगा वो होगा सोशली जस्टिस। ठीक है। दूसरा जस्टिस है इकोनॉमिकल, और तीसरा है पॉलिटिकल। सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, ये तीनों टाइप के जब जस्टिस मिलते हैं किसी भी व्यक्ति को, तो हम कह सकते हैं कि उसके साथ पूर्णतः न्याय हुआ है। ठीक है। और ये जो पहले जो प्रैक्टिस की जाती थी, जैसे अनटचेबिलिटी, इसके लिए आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। तो ये सब चीजें उसी को दर्शाती हैं कि कैसे इक्वालिटी और कैसे जस्टिस दिलाया जा सकता है। क्योंकि हमारा मेन एम है अनटचेबिलिटीज को खत्म करना। क्योंकि अनटचेबिलिटीज के अंदर जिन ग्रुप्स को हम पहले सेग्रीगेट किया हुआ था लोगों से, अनटचेबल्स बोल के, उनको ना ही कोई मतलब पढ़ने का अधिकार दिया था, ना ही उन्हें कोई मेडिकल फैसिलिटी दी थी, ना ही उन्हें कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी थी। ठीक है। और इन्हीं में से जब किसी एक को मौका मिला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, उन्होंने हमारा संविधान लिख दिया। ठीक है। तो कहने का मतलब टैलेंट तो कहीं से भी निकल के आ सकता है। अब बात आती है यहाँ पे कि अनटचेबिलिटी की वजह से, ठीक है, इनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अगर आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बायोग्राफी पढ़ेंगे, तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि ये कहीं जाते हैं, कहीं जाने के बाद इनको वहां पे तांगे वाला इनके अपने तांगे में बैठाने से मना कर देता है। मकान किराए पे लेने की कोशिश करते हैं तो मकान नहीं मिलता है, ड्यू टू कास्ट। ठीक है। क्योंकि ये महाराष्ट्र में एक महर जाति है, वहां से संबंधित रखते थे, जो अनटचेबल्स में आते थे। लेकिन हम बात करें अर्लियर की, उसके अलावा बाद में इन्होंने भी जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसमें ऐसे प्रोविजंस डाले जहां पे ये कहा गया कि अनटचेबिलिटी के लिए तो जगह है ही नहीं। क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो खुद ये कह रहा है, हमारे प्रियम्बल में ये कह रहा है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि किसी भी प्रकार से इक्वालिटी रखनी है, जस्टिस लेके आना। तो जस्टिस सिर्फ अचीव किया जा सकता है इक्वालिटी के साथ। बिना इक्वालिटी के जस्टिस भी अचीव नहीं किया जा सकता, और बिना इक्वालिटी के जस्टिस अचीव नहीं किया जा सकता। दोनों एक दूसरे में इंटर रिलेबल है। ठीक है। और गवर्नमेंट ऐसे करने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाती भी है, जो अनइक्वल्स लोगों के लिए, मतलब जो लोग इक्वल नहीं है। ठीक है। वहां पे गवर्नमेंट इक्विटी का कंसेप्ट यूज करती है। इक्विटी का कंसेप्ट यूज करते हैं। इक्विटी यानी जो बराबर नहीं है उनको थोड़ा सा हेल्प करके बेटर तरीके से उनको हेल्प करने की मतलब प्रोवाइड करें, एजुकेशन फ्री कर दें उनका, मतलब कुछ और बेनिफिट्स निकाल के कुछ राशन कार्ड वगैरह बना दिया उनको, सस्ता अनाज प्रोवाइड कर दिया। इस तरीके से उनको अपलिफ्टमेंट की जो गवर्नमेंट है वो स्टार्टिंग से कोशिश कर रही है। वहीं पे कुछ टेंडेंसीज इसके अलावा भी हो जाती है इक्वालिटी और जस्टिस में। एक टेंडेंसी में आपका एग्जांपल मैं आपको और देना चाहूंगा। यहाँ पे मेल और फीमेल की बात की जाती है, मेल और फीमेल की। मेल जो चाइल्ड होता है घर का, मेल चाइल्ड होता है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। क्या किया जाता है? ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। और वो ज्यादा इंपॉर्टेंस फीमेल चाइल्ड को नहीं मिलती है। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, फीमेल जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, उनका मतलब कह लो कि उनको इक्वालिटी और जस्टिस दिलाने के लिए, सोशली, इकोनॉमिकली, या कह लो कि पॉलिटिकली, हर किसी को देखो, पॉलिटिकली तो हर किसी को 18+ होते ही आपको वोट डालने का अधिकार है। ठीक है। 18 साल के हो जाओ, आप वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करो, आपका वोटर आईडी कार्ड बनते ही आप वोट डाल सकते हो। ठीक है। आपको चुनने का अधिकार मिल जाता है। वहीं पे मेल फीमेल्स के केस में भी ये सेम ही है। लेकिन सोशली मेल और फीमेल्स को इक्वली नहीं माना जाता, उसके लिए भी गवर्नमेंट काफी स्टेप लेती है। जैसे गवर्नमेंट जो कॉलेजेस होते हैं गवर्नमेंट के, या कोई भी कॉलेज, लड़कियों की फीस कम कर देते हैं या माफ कर देते हैं, बस का किराया नहीं लगता। ऐसी जो फैसिलिटीज है, ये इक्वालिटी और जस्टिस को शो कर। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे हम इसी वीडियो के साथ नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है। और अगर अभी किसी को हमारे, चलो, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। शेयर कीजिएगा।
और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बस, थैंक यू।